बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 40 तक कोई डाउट है किसी को? टिल क्वेश्चन नंबर 40, हालांकि हम सर पहले कौन डिस्कस सी कर चुके हैं। एक्सरसाइज? फाउंडेशन बिल्डर। ऑब्जेक्टिव सर? ऑब्जेक्टिव। नहीं, उसमें नहीं है। ठीक है, 40 तक किसी को भी डाउट नहीं है ना, क्योंकि मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये। ठीक है, अब बताओ 41 टू 50, 41 टू 50, एनी डाउट? 41 टू 50, टू 50, नो डाउट। ठीक है, 44, 43, ये लिखा हुआ है एन आयोडाइड सॉरी आयोडाइड कह रहा, एन ऑक्साइड ऑफ आयोडीन कंटेन्स 25.4 ग्राम आयोडीन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्मूला शुड बी। इसमें क्या दिक्कत है? आयोडीन के मोल्स देख लो, 254 डिवाइड बाय आयोडीन एटम 127 है ना, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। इसको सॉल्व करेंगे तो इससे आएगा ये 1/5। ऑक्सीजन के कितने हो गए? 8 डिवाइड बाय 16, इससे आएगा 1/2। तो आयोडीन के 1/5 मोल्स हैं, मतलब 0.2 मोल्स हैं, और ऑक्सीजन के 0.5 मोल्स हैं। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? I2O5 बस। And chloride of metal contains 71% chlorine by weight, vapor density 50, vapor density 50 मतलब 100 हो गया। ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल विल बी, अब ये कह रहा है कि मेटल क्लोराइड 71% क्लोरीन है, तो इसका मोलर मास हो गया 100, वेपर डेंसिटी से 100, तो उसमें क्लोरीन कितना हो गया? 71 ग्राम, रिमेनिंग कितना होगा? 29 ग्राम मेटल होगा। तो मेटल का एटॉमिक मास क्या हो सकता है? 29 हो सकता है, 29/2 हो सकता है, 29/3, ऐसा कुछ हो सकता है ना, मतलब MxCl2 ऐसा आया। ठीक है, इस MxX मेटल एटम का मास 29 है, तो ये 29 भी हो सकता है यहाँ 1 हो तो 29 हो गया, 2 हो तो 29/2 हो गया, 3 हो तो 29/3 हो गया, करेक्ट ना? यहाँ पे ऑप्शन देख लो, एक ही है। यस बोलो प्रणव। तो वो mx तो हर बार 1 ही होगा ना, m1 x तो 1 ही होगा हर बार। नहीं नहीं, ऐसा हमेशा थोड़ी ना। अच्छा, तुम सीएल के क्लोरीन। हिसाब से बोल रहे हो? सीएल के हिसाब से बोल रहे हो? हाँ सर। हाँ करेक्ट, वो 1 ही होगा। लेकिन लेट्स से मैं क्या सोच रहा था कि जैसे कहीं पे ऐसा कोई फॉर्मूला बन जाए, राइट, यही होगा, 1 ही होगा, एक्स तो 1 ही होगा। यस, हाँ ठीक है, ये बात भी सही है कि प्रणव ये कह रहा है कि देखो सर, इसकी वैलेंसी तो हमेशा 1 ही रहने वाली है, तो कभी भी ये मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा M1 है ना, Cl, जहाँ जो भी इसकी वैलेंसी है वो आ जाएगी, राइट। ठीक है, तो फिर ऐसे भी देख लो, है ना। तो ये फिर आपने आपके अपने आप ये वाले ऑप्शन कट ही गए, कुछ भी नहीं, तो 29 ही आ गया आंसर डायरेक्ट। How many grams of phosphoric acid would be needed to neutralize 100 gram of magnesium hydroxide? लिख लो रिएक्शन, H3PO4 plus MgOH whole twice। फॉर्मूला क्या बनेगा? मैग्नीशियम फॉस्फेट बनेगा। जिनको फॉर्मूला नहीं पता हो वो ऐसे लिखें पहले, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है ना, Mg3PO4 होल ट्वाइस, तो बन गया Mg3PO4 होल ट्वाइस। जिन लोगों ने ये काम नहीं किया होगा उनका आंसर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, प्लस 6H2, यहाँ 3 आ गया ना, 2 आ गया, सॉरी उल्टा, यहाँ 2 आया वहाँ 3 आया, यहाँ 2 आ गया यहाँ 3 आ गया, इससे ये हो गया। स्टॉकियोमेट्री बताया 2 3, 100 ग्राम मैग्नीशियम। अब मास रिलेशन लिख लो, जैसे स्टॉकियोमेट्री, क्योंकि मास में ही आंसर पूछा गया है, राइट, ऑप्शन सब मास में दे रखे हैं, तो यू कैन राइट मास रिलेशन, H3PO4 के 1 मोल का मास 98, तो 2 मोल का मास
मास रिलेशन, 2 मोल का मास 2 × 98 196 ग्राम, सही है। MgOH होल ट्वाइस, Mg का कितना है 40, OH का कितना है 17 × 2 34, कितना हो गया 74, ठीक है। 1 मोल MgOH होल ट्वाइस का 1 मोल का मास हो गया 74, तो 3 मोल का मास कितना हो गया 3 × 74 विच इज नथिंग बट 222 ग्राम। तो अब ये रिलेशन बन गया कि 196 ग्राम विल रिएक्ट विद 222 ग्राम, तो 1 ग्राम से कितना रिएक्ट करेगा 196 बाई 222, 100 ग्राम से कितना रिएक्ट करेगा, तो 100 से थोड़ा कम आ जाएगा, राइट। नाउ यू हैव टू सी, सॉरी उल्टा है। सर mg का 24 है ना, तो सर हाँ 24 सर। हाँ सॉरी मैंने कैल्शियम ले लिया, यस। तो ये 54 हो गया, 24 सॉरी 58 हो गया, सॉरी। तो 58 × 3, 58 × 3 कितना हो गया 150 एंड 24 174, उल्टा हो गया, सॉरी ये 174, 174, तो 1 ग्राम से कितना हो जाएगा 174, तो 196 डिवाइड बाई 174, इसको सॉल्व करेंगे तो इससे आंसर 100 से थोड़ा ज्यादा आएगा, 100 से थोड़ा ज्यादा वाला यही ऑप्शन है, सी आंसर। 50 तक और कोई डाउट, समझ में आया क्या करना था, पहले रिएक्शन लिख लेनी है ढंग से। अच्छा, ये जब मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ तो समझ में आता है या फिर ये थोड़ा सा इसमें पजल्ड हो जाते हो, घूम जाते हो, समझ में आ जाता है, जिसको नहीं आता है से नो। कई बार क्या होता है मैं इसी में सॉल्व कर देता हूँ, तो कई बार थोड़ा पजल्ड हो जाता है, ठीक है। तो भाई है ना, याद दिलाना, मैं नेक्स्ट उस पे कर दूँ। राइट, रिएक्शन ये है 2s3PO4 gives plus 3MgOH whole twice gives Mg3PO4 whole twice plus 6H2, स्टोइकियोमेट्री है 2 3 1 6, anyway so here you can write mass relation। 2 मोल का मास कितना है 2 × 98, इसका 98 होता है, so this is going to be 196 और इसका 58 अभी निकाला, तो 3 × 58 174 ग्राम। नाउ यू कैन राइट द रिलेशन, 1 ग्राम से रिएक्ट करेगा 196 बाई 174, 100 ग्राम से रिएक्ट करेगा 196 बाई 174 × 100, बस आंसर। चलो और कोई डाउट 47 50 तक। मानसी आपके एक भी डाउट नहीं है अभी तक, बहुत सारे डाउट थे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? सर 49th क्वेश्चन बताओ। 49th, in an experiment it is found this many gram produce these, ठीक है, number of moles। देखो ये तो बहुत आसान है, इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक POAC लगा के भी कर सकते हो, X की ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है और H2O5 बन रहा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बैलेंस कर लो, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो देखो POAC लगा के कि जितने यहाँ X होंगे उतने ही X यहाँ होंगे, है ना, यस सर एटम्स ऑफ X। तो मोल्स ऑफ X इक्वल्स टू 2 × मोल्स ऑफ H2O5, है ना, इसके एक मॉलिक्यूल में 2 X है, तो जितने मोल्स ऑफ H2O5 होंगे उससे डबल कर देंगे तो X के मोल मिल जाएंगे, यस सर है ना। एक मॉलिक्यूल में 2 है 2X है, एक मोल में 2 मोल होंगे, ऐसे, राइट। मोल्स ऑफ X कितने हैं, यहाँ दे रखा है इसने 2.0769 ग्राम डिवाइड बाई, लेट से X का मास है M, तो 2.0769 डिवाइड बाई M, ये मोल्स हो गए, इक्वल्स टू 2 × मोल्स ऑफ H2O5 कितने होंगे, तो मास दे रखा है 3.6769 3.6769 डिवाइड बाई 2M + 80, ठीक है। हाँ सर बस अब इसको सॉल्व कर लो, M की वैल्यू आ जाएगी, थोड़ा कैलकुलेटिव है बट दैट्स हाउ यू विल डू इट। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ,
अप्रोक्सीमेशन ले लो, चाहो तो इसको 3.7 लिख लो, इसको 2.1 लिख लो, अच्छा इससे भी थोड़ा बहुत आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉल करके देखो, हो जाएगा। यस सर। सर 51th क्वेश्चन में उसको बैलेंस करने में बहुत टाइम लगता है सर, वो रिएक्शन मैंने को। आपको थोड़ा हिंट तो दिया है, देखो C2H5O OH है, मतलब इसमें हाइड्रोकार्बन, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन इनसाइड है, तो इसको काउंट करना नहीं भूलना है, ठीक है। 2 कार्बन है तो 2 CO2 बने, ठीक है। 6 हाइड्रोजन है तो 3 H2O बने। आप देख लो टोटल ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 4, यहाँ पे कितने हैं, 3, टोटल 7 है, तो इधर भी 7 होने चाहिए, एक ऑलरेडी है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने होंगे, 6, तो 3O2 हो गया बैलेंस। ओके सर। 1 3 2 3, क्या पूछा है उन्होंने, द वेट ऑफ CO2 फॉर्म, 1 मोल से कितना मोल बनेगा, 2 मोल बनेगा। इसमें तो बैलेंसिंग की भी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 1 मोल ऑफ इथेनॉल कंप्लीटली बर्न टू CO2 and H2O, द वेट ऑफ CO2 फॉर्म्ड इज। तो कार्बन CO2 किससे आएगा, कार्बन से ही आएगा, आपको होल रिएक्शन बैलेंस भी नहीं करनी है, 2 है तो 2 CO2 बनेगा, करेक्ट। यस सर। बस 1 मोल से 2 मोल बनेगा, 88 ग्राम, इसको बैलेंस भी करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। इसको बोलते हैं चालाकी, है ना, राइट। आपने पूरा नहीं किया, आपको समझ में आ गया, अरे ये काम करना है, अब ये कैसे आएगी चालाकी, प्रैक्टिस से आएगी, है ना, धीरे धीरे। चलो भाई 51 to 60 डाउट बताओ, ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं आया था, समझ में आ गया या बताऊं अभी, मिक्सचर एनालिसिस है। यस सर, आ गया था फिर। ठीक है। 53 60, calculate the weight of iron which will be converted into its oxide by the action of 18 gram steam। 18 gram steam मतलब 1 mole water, right, steam मतलब water on it। स्टोकियोमेट्री पता है आपको, 2 3, तो 1 मोल से, है ना, 2/3 मोल रिएक्ट करेगा। इन्होंने पूछा है वेट ऑफ आयरन, है ना, विल बी कन्वर्टेड टू ऑक्साइड, 2/3 मोल कन्वर्ट होगा इनटू एटॉमिक मास 56, 112 डिवाइड बाय 3, तो आ गया ये 37.3 ग्राम। 60 नंबर, वेपर डेंसिटी ऑफ एयर इज, वेपर डेंसिटी ऑफ एयर क्या होती है, मोलर मास डिवाइड बाय 2, यही होता है ना वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला। मोलर मास क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 का मिक्सचर है जिसमें 80% नाइट्रोजन है और 20% ऑक्सीजन है, तो ले लो मोलर मास ऑफ एयर। तो मोलर मास ऑफ एयर हो गया, सो एयर इज ए गैसियस मिक्सचर, है ना, ये क्या है, गैसियस मिक्सचर। तो मिक्सचर के लिए क्या लिखेंगे, एवरेज निकलेंगे, ठीक है। तो एवरेज मोलर मास ऑफ एयर कितना हो गया, 80 × 28, है ना, N1 M1 + M2 M2, उससे कर लो, तो 20 + 32 20, है ना, डिवाइड बाय 100, इससे आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, कुछ 29 के आसपास आएगा, 28.8 ऐसा कुछ आता है, ठीक है। तो अभी मैं 28.8 लिख लेता हूँ, ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आ गया 14.4, ठीक है। 60 तक और कोई डाउट, 62 तक, 62 तक ही दिया था होमवर्क, एनी डाउट 62 तक, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, इसमें मिसलेनियस भी दिया था शायद, नहीं, इसमें जेई मेन क्या सर वो है, सब्जेक्टिव में था, जेई मेन क्या है, मिसलेनियस। ये जेई मेन दिया था होमवर्क में, यस सर, दिया था आपने। पहले फर्स्ट 10 क्वेश्चन में डाउट, डेंसिटी वाले क्वेश्चन छोड़ देना, तो अभी मैं जो सर्कल कर रहा हूँ ये छोड़ देना, लेकिन ये आगे जब हम करेंगे तब देख लेना, तो ये सेकंड नहीं करना है। 7th क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है 2.5 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्स दीज मैनी कंप्लीट कंबशन, वैल्यू ऑफ x, मतलब हाइड्रोजन बताने कितने होंगे, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं रिएक्शन, C10H6 + O2 गिव्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 CO2, 10 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे x है तो ये कितना हो जाएगा, x/2
H2O। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, राइट? अगर ये X हाइड्रोजन है तो ये X/2 होगा यहाँ पे। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 ऑक्सीजन या फिर 20 ऑक्सीजन एटम प्लस यहाँ से X/2 ऑक्सीजन एटम डिवाइड बाय 2, है ना? तो O2 मॉलिक्यूल। इतनी बात समझ में आई? टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं इस साइड, 10 into 2 20 ऑक्सीजन एटम प्लस X/2, ये तो है ऑक्सीजन एटम। मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, O2 मॉलिक्यूल। इसका मतलब है 2-2 के पेयर बना दो, तो 2-2 के पेयर बनाने के लिए इसको डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 10 प्लस X/2, सॉरी 10, ये कितना आ जाएगा 10 प्लस X/4, ठीक है? ठीक है, बैलेंसिंग समझ में आई क्या करना था? अब देख लो, इसका एक स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका 10 प्लस X/4 है, राइट? तो 2.5 होगा तो कितना हो जाएगा 2.5 10 प्लस X/4 विच इज इक्वल टू 32.5। सॉल्व कर दो, 2.5 से कितनी बार जाएगा 13 टाइम्स, 10 प्लस X/4 इक्वल्स टू 13, X इक्वल्स टू 12 आ गया, X/4 इक्वल्स टू 3, X इक्वल्स टू 12, बस आंसर। ठीक है, तो क्या किया इसमें, पहले रिएक्शन लिख ली, बैलेंस कर ली, ऑक्सीजन का स्टोकियोमेट्री निकाला, रिलेशन लिख दिया। टेन तक और कोई डाउट? जी मेन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है 8 में, कैल्शियम कार्बोनेट reacts with HCl to give CaCl2 according to the reaction mass of CaCO3 react completely with। अब ये देखो, ये मोलर लिखा है, मतलब ये मोलारिटी वाला है, कैपिटल M मोलारिटी, आगे पढ़ेंगे, छोड़ दो। इलेवन टू ट्वेंटी 11 to 20 12 8 gram sulfur is burned to form SO2 which is oxidized Cl2 water, solution is treated with BaCl2 solution, the amount of BaSO4 precipitated। देखो अब ये रिएक्शन में बहुत कुछ हो रहा है, पहले सल्फर है तो SO2 बनाया, फिर Cl2 वाटर से रिएक्शन कराया, फिर कुछ बना लेट्स से, एंड देन दे सेड, ठीक है, फिर BaCl2 से सब रिएक्शन कराई, राइट? कुछ बना यहाँ पे नहीं पता, फिर BaCl2 से रिएक्शन कराई, एंड देन यू आर गेटिंग BaSO4, ठीक है? treated with BaCl2 solution to form BaSO4। इसका मतलब इसमें हम क्या लगा सकते हैं, ये सीरीज ऑफ रिएजेंट है और वी कैन अप्लाई POAC, यस और नो? तो मोल्स ऑफ सल्फर इक्वल्स टू मोल्स ऑफ BaSO4। पूरी रिएक्शन जानने की जरूरत ही नहीं है, बस सारा सल्फर BaSO4 में प्रेसिपिटेट हो गया। कितने मोल्स ऑफ सल्फर 8 डिवाइड बाय 32। क्या पूछा है इन्होंने, अमाउंट ऑफ, है ना, मोल्स में ही पूछा है, तो 8 डिवाइड बाय 32 इज 1/4, तो मोल्स ऑफ BaSO4 प्रेसिपिटेटेड इज 1/4 और 0.25, बस हो गया। 20 तक और कोई डाउट? देखो अगर आपने कैलकुलेशन की है ना तो वो बेकार नहीं जाएगी, जो एफर्ट है ना वो आपको और समझदार बनाएंगे। जैसे ये जो क्वेश्चंस है, जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ और जो आपने किया होगा उसमें हो सकता है कि आपको लगे सर ने तो बड़ी आसानी से बता दिया, ठीक है, और मेरे को तो पता ही नहीं था। तो आपको बेसिक चीजें नहीं पता होती हैं, मैं बता रहा हूँ कि जैसे हो सकता है आपको ये ना पता हो कि इसको रिएक्शन को ऐसे लिखना था, है ना, यही क्लैरिटी नहीं बन पाई हो कि SO2 से Cl2 और पता नहीं है क्या BaCl2। कई लोग तो नेट पे सर्च किए होंगे कि SO2 की रिएक्शन Cl2 से होती है तो क्या बनेगा, काइंड ऑफ, ठीक है।
तो बात यही होती है कि क्वेश्चन में आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो, एफर्ट करते रहो, लगे रहो। ठीक है, आज आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये तो मुझे तो इसलिए पता है ना क्योंकि मैंने तो बहुत प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है, तो मैं अभी जानता हूँ कि सबसे शॉर्टेस्ट मेथड क्या होगा, राइट। तो अगर मेरे मेथड से भी तुम कभी शॉर्ट तरीके से निकाल लो तो तुम सोचो कि हाँ, अब मैंने कुछ अच्छा सीख लिया है। ठीक है, तो ये चैलेंज है, कभी अगर ऐसा ऐसा होगा, ऐसा नहीं है ना, मेरे से भी इजी तरीके से चीजें आप निकाल सकते होगे तो अच्छी बात है। बट अंडरस्टैंड, जो भी प्रैक्टिस आपने करी है, जो भी मेहनत आपने करी है, वो आपको स्मार्ट बना रही है, वो आपके अंदर रिदम लेके आ रही है। अभी तक जैसे केमिस्ट्री कैसी थी, टूटी टूटी सी थी, अगर आपकी जितनी आप इसको सॉल्व करोगे उतना वो रिदमिक हो जाएगी। तो ये मत सोचो कि मेरे को बहुत टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, धीरे धीरे आएगा, है ना। हैव कॉन्फिडेंस, लगे रहो। एक ही दो ही चीजें हैं, हिम्मत नहीं हारनी है, नहीं समझ में आ रहा है पूछो, है ना, गिव अप नहीं करना है, समझौता नहीं करना है, ठीक है कर, है ना, चलेगा, इग्नोर भी नहीं करना है। ठीक है, सर मिक्सचर वाले क्वेश्चंस में बहुत टाइम लगता है, बहुत बिल्कुल ज्यादा लगेगा, कैलकुलेशन है, पता है मुझे, और मैं इतना करने जानता के हूँ। बाद आंसर नहीं अभी आता तो और बुरा लगता है। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन लेकिन धीरे धीरे आपकी थोड़ी कैलकुलेशन भी इम्प्रूव हो रही होगी ना। अच्छा, कितने लोग ऐसे थे जिनको केमिस्ट्री पहले टफ लगती थी और अब उनको लगता है कि हाँ केमिस्ट्री इतनी टफ नहीं है, इजी है? हाथ उठाओ जिनकी पहले केमिस्ट्री बेकार थी। उसमें मेरा रोल नहीं है, उसमें तुम्हारा ही रोल है। तुमने क्या किया, बस मेरी बातों को फॉलो किया। मैंने कहा कि ये करना है, तुमने वो करते गए। अब तुम्हें वो केमिस्ट्री ध्यान से, मैंने पहली ही क्लास में बोला था, ध्यान से लेक्चर सुनना है ना, डाउट पूछ लेना है, राइट। तो अभी 20 लोगों ने हाथ उठाया, मतलब ये 20 लोग वो हैं जिनको केमिस्ट्री पहले टफ लगती थी और अभी इजी लग रही है। कई लोग तो ऐसे होंगे जिनको उतनी टफ नहीं लगती होगी, एनीवे, राइट। तो इन 20 लोगों से अगर हो सकता है तो सबसे हो सकता है। और अभी भी हम बहुत स्टार्टिंग स्टेज में हैं, कई बच्चे इसमें से ऐसे हैं जो ध्यान ही नहीं दे रहे, है ना। केमिस्ट्री इज लाइक सौतेला बच्चा, है ना, मतलब बच्चों को फिजिक्स और मैथ्स जितना प्यारा होता है ना, उससे बहुत ही कम प्यारा होता है केमिस्ट्री। और यही मेरी मतलब सक्सेस है कि अगर आप लोगों को केमिस्ट्री इजी लगने लग जाए, आप उस पर ध्यान देने लग जाओ। क्योंकि इंजीनियरिंग है तो ये तो बाय डिफॉल्ट सब जानते हैं कि उन्हें फिजिक्स और मैथ्स बहुत अच्छी करनी है। जो बेचारा ओवरलोड रह जाता है वो है केमिस्ट्री। लोग कहते हैं केमिस्ट्री का क्या यूज होगा इंजीनियरिंग में, राइट। सही है ना, आपस में तो बात करते होगे, यही बोलते होगे ना, हम भी यही करते थे बात, है ना। तो नो प्रॉब्लम। तो फिजिक्स फिजिक्स आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी करता है, इमेजिनेशन बढ़ाता है ना, समझ में आ रहा होगा। अभी सर ने काइनेमेटिक्स समझाएंगे, रोटेशन पढ़ाएंगे, सर्कुलर पढ़ाएंगे कि हाँ ये बॉल ट्रेवल कर रहा है, ये बस जा रही है, ये है ना, पंछी उड़ रहा है, जो भी है व्हाटएवर। तो अच्छा इमेजिन होता है उसमें, बढ़िया, मस्त, राइट। उससे आपकी इमेजिनेशन खुलेगी। और मैथ्स बाय डिफॉल्ट, अगर इंजीनियर है और मैथ्स नहीं आता है मतलब, है ना, और अगर आप कोडिंग वोडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, आप सोचते हैं कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर टाइप कुछ बनना है ना, यूएस में ही सेटल होना है, राइट। तो फिर तो मैथ्स बाय डिफॉल्ट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ग्राफ समझ में आने चाहिए, इक्वेशन सर ने लिख दी तो आपको आना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है आज आगे की टाइम पे, वो है ग्राफ। सारी एनालिसिस ग्राफ पे डिपेंडेंट है। किसी ने कोई रिलेशन दे दिया है कि मान लो, है ना, देयर इज सम इक्वेशन फंक्शन, है ना, मान लो बोला गया प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी इज ए फंक्शन ऑफ दिस, है ना, एक इक्वेशन लिख दी, लेट्स से ax प्लस b। अब आपको बताना है रियल टाइम एनालिसिस में एक ग्राफ लिखा हुआ है, मतलब अभी तक जो पास्ट डेटा है उसके हिसाब से एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, जिसमें एक दो पॉइंट ऊपर नीचे आ रहे हैं, बट यू हैव रिटन इट लाइन लाइक दिस। तुमने कहा ठीक है ये वाली लाइन, अप्रोक्सीमेशन को कहते हैं, अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, आपने सारे पॉइंट मैच नहीं कराए, लेकिन ठीक है, आपको लग रहा है यही बिहेवियर बनेगा, राइट। नाउ यू हैव टू प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। ये पुराने डेटा से हुआ है, दिस इज एनालिटिक्स, डेटा साइंस। अब लोग कोडिंग से ज्यादा किसमें जा रहे हैं, डेटा साइंस में जा रहे हैं, राइट। पाइथन सुना है,
पाइथन? Yes, sir. अजगर नहीं पाइथन इज अ लैंग्वेज, ठीक है। तो पाइथन, तो उसमें पूरा डेटा साइंस है। अभी सबसे ज्यादा वर्क यही पे हो रहा है, कंज्यूमर बिहेवियर, हाउ इट इज गोइंग टू बी, लेट्स से तुम्हें प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, एनालिसिस करनी पड़ेगी, किसके एनालिसिस बहुत अच्छे होते हैं, एनालिटिक्स अच्छे हैं, जिसने जो रिकमेंडेशन दी मैच हो गई, है ना। सो ऑल मैथ्स ग्राफ बहुत अच्छे होने चाहिए, है ना। प्रोबेबिलिटी बहुत आती है उसमें, प्रोबेबिलिटी का भी पार्ट आता है ना। कौन से डेटा को आपको कंसिडर करना है, कौन से को नहीं करना है, ये भी आता है ना। हाउ टू एलिमिनेट डेटा, तो सारा डेटा है, राइट। तो कुल मिला के ये है कि बहुत ज्यादा स्कोप है, तो मैथ्स तो सब लोगों को अच्छी करनी ही चाहिए, है ना। बट राइट नाउ केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो अगर आप कोडिंग में हो या नहीं भी हो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है केमिस्ट्री आपको नंबर दिलाती है, पेपर इजी आता है रिलेटिवली। मैथ्स और फिजिक्स के पिछले 5 सालों से जेई मेंस का पेपर तो बहुत ही इजी आ रहा है केमिस्ट्री। आई थिंक दे आल्सो थिंक लाइक कि बच्चों को केमिस्ट्री कम आती है, तो जिन लोगों को केमिस्ट्री आती है उनके 100 में से 100 आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, दे कैन विन द कॉम्पिटिशन देयर, पहली चीज। तो केमिस्ट्री स्कोरिंग हो गया, कट ऑफ मिला रहा है ना। दूसरा, केमिस्ट्री से आप डेली लाइफ में जैसे कोई भी चीज हो रही है, केमिकल प्रोसेस हो रही है, ठीक है, कोडिंग छोड़ दो, अपार्ट फ्रॉम कोडिंग, केमिकल, फार्मा, राइट, या फिर कोई पर्टिकुलर आपको नाम दे दिया गया एलिमेंट, सॉल्ट का नाम दे दिया गया, तो देन यू कैन आइडेंटिफाई, अच्छा ये क्या हो सकता है कल को आप एंटरप्रेन्योर बनो, इंडिया में इतना सारा काम हो रहा है, आपका मन करे कि यार मैं इस तरह का बिजनेस खोलूंगा, तो उसमें कहीं ना कहीं केमिकल, अगर कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है तो उसमें केमिकल्स तो आने ही है, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग में, है ना, अपार्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर, कहीं पे भी हो, चाहे वो आपका ऑटो सेक्टर हो तो उसमें स्टील कौन सा लगना है, किसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्या होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत केमिस्ट्री आपको रिलेट होगी चीजों से, और जिनकी अच्छी होती है उनको फायदा होता है उन सारी चीजों में। तो यू नेवर नो कहाँ से केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाएगी, कहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगी, बट बेसिक्स तो आने चाहिए, ठीक है। बट फिजिक्स और मैथ्स ऑब्वियसली ज्यादा इंपॉर्टेंट है आफ्टर द इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग में पहुंचने के पहले, उससे पहले केमिस्ट्री इज स्कोरिंग, ठीक है। तो थोड़ी मेहनत कर लो इसमें, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है। कौन सा क्वेश्चन पूछा, फिर से बोल दो भाई, है ना, 16, ओके। So an element weight X 75, B 32 combines to form X. 3 moles of B combined with 2 moles of gives to 1 mole of X. Weight of 5 moles पूछा है। तो भाई ये बताओ, ये पहले ही बोल रहे हैं X क्या है, A2B3, ये कह रहे हैं 2A plus 3B जब भी रिएक्ट करते हैं ना, 3 moles of B combines with 2 moles of gives to give 1 mole of X. तो कंपाउंड X क्या हो गया, A2B3। कितनी बात समझ में आ गई। इसका मास लिख लोगे 75 इंटू 2 प्लस 32 इंटू 3, है ना। बस आपने इसका मास लिख लिया। ये लगभग आर्सेनिक है, आई थिंक आर्सेनिक का 75 होता है, तो ये लिखा हुआ है AS2O3। बस अब आपको पता चल गया 1 मोल का मास कितना होगा, तो 5 मोल का कितना हो जाएगा, 5 मोल। व्हाट इज योर डाउट सार्थक, बोल दो, हाथ उठाओ, क्या है डाउट तुम्हारा। AI एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर, देखो मुझे कुछ कुछ तो पता है, बहुत कुछ नहीं पता है क्योंकि टच नहीं है अभी। सर कैन यू हियर मी। सर मुझे ये एआई और सॉफ्टवेयर डेवलपर में थोड़ा कंफ्यूजन है, मतलब क्या डिफरेंस है उसमें। देखो सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम क्या है, बेसिक बता दे रहा हूँ। जैसे TCS है या फिर आपके विप्रो है या फिर जो नॉर्मल आपकी कंपनीज इन्फोसिस है, इनका मेजर काम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। और इनका काम ये है कि इनको एक तरह से कुछ पोर्टल या कुछ ऐसा कुछ बनाना है जिससे जो नॉर्मल काम चल रहे हैं वो आसान हो जाए। जैसे आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट की पहले जो वेबसाइट थी सब मैनुअल थी, है ना, या बैंक्स भी थी, सब मैनुअल थी। यस।
तो उनका पूरा सिस्टम बनाया गया कि भाई कैसे वेबसाइट होगी, कहाँ पे कस्टमर लॉगिन करेगा, उसका अकाउंट कैसे दिखेगा, उसमें जो भी एंट्री आ रही है, राइट, वो कैसे रिफ्लेक्ट होंगी, डेबिट क्रेडिट, है ना, एवरीथिंग, पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो उन्होंने बनाया। ठीक है, यस। ठीक है। तो ये जो डेवलपमेंट है मेनली एक तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आता है कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया, वो प्रोग्राम चल रहा है और रन कर रहा है, उसमें नए नए अपडेट आने हैं, राइट, नई नई चीजें आ रही हैं, वो सब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट है। ये केवल सॉफ्टवेयर नहीं, एप्स में भी है। ठीक है, तो अगर मान लो नए नए ऐप आ ओके। रहे हैं, राइट, उनमें भी यही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है कि ऐप डेवलपमेंट है। और सर तो फिर एआई रोबोटिक्स का हो गया ना सर? एआई रोबोटिक्स रिलेटेड। इंटेलिजेंस है, ठीक है, नॉट, नहीं, एआई इज लाइक you have to do analysis kind of a thing, you have to make things easy। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने एआई बना दिया कि एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है, मान लो टीसीएस ने क्या किया, केवल बैंक्स के लिए ये बनाया। ठीक है, एआई इज लाइक उन्होंने एक फ्रेमवर्क बना दिया कि जब भी कभी किसी को, मान लो अभी एसबीआई के बाद बैंक आ रही है, लेट्स से एचडीएफसी, एचडीएफसी को भी कुछ चाहिए लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना है, लेकिन उन्हें एक क्या कहते हैं, सेट वही है ना, मतलब एंट्रीज वैसी आएंगी, दिखेगा वैसा ही, बस उन्हें उनमें कुछ चेंज करने हैं। तो एआई इज लाइक कि उसने ऑलरेडी ऐसा फ्रेमवर्क बना के रखा हुआ है, तुम्हें लाइब्रेरी से उठा लेना है, राइट, एंड देन यू कैन चेंज, मतलब आपको स्क्रैच से डेवलप नहीं करना पड़ेगा। एंड यस, एआई इज टू कॉम्प्लेक्स, मतलब किस तरह से किस में लगा रहे हो ये इम्पोर्टेंट। अच्छा, ओके सर, क्योंकि मुझे गूगल में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एआई मतलब वो जो चिप, बायोनिक चिप जैसा कुछ होता है, उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं और रोबोटिक्स में लगाते हैं, रोबोट्स में लगाते हैं, तो बिल्कुल, वो बहुत ऐसे जगह ऐसे लगता है, फंक्शन मतलब करते हैं। कुल मिला के एआई का सर वो मतलब चिप यही है एप्पल कि फोन्स में भी रहते हैं ना शायद से? किसमें? एप्पल फोन्स, आईओएस। यार देखो, M1 चिप। मैं एक बता रहा हूँ, जो आप जैसे अभी आपका फोन है ना, वो फोन जब आता है और जब आप उस पे काफी टाइम काम कर लेते हो तो वो आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, वो एआई के कारण है। मतलब आप क्या सर्च हाँ कर रहे सर, हो, आप कौन से बटन पे कहाँ पे ज्यादा टच करते हो, काइंड ऑफ, राइट। तो वो आपका जैसा ह्यूमन बिहेवियर होता है उसमें हर फोन में ये रहता है, मतलब एआई रहता है। तो वो क्या करता है, एआई इज मशीन लर्निंग, राइट, है ना। तो ऑल वो क्या करता है, आपके बिहेवियर को ट्रैक करता है और उसी हिसाब से आपको चीजें देता है। जैसे आप गूगल पे सर्च कर रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने सर्च कर रखे हैं, तो गूगल ने की एआई लगी हुई है कि जैसे ही आप 4 वर्ड लिखोगे तो उसको पता है ये लड़का जो है ना 10th में पढ़ता है, राइट, या वो 11th में पढ़ता है, ठीक है, और वो उसी तरह से प्रेडिक्ट करके वही रिजल्ट देगा आपको। फिर लोकेशन बेस्ड भी होते हैं, जैसे किसी ने बोला कि रेस्टोरेंट, तो आपको रेस्टोरेंट कहीं के भी नहीं दिखा देगा, है ना, बिकॉज दे नो योर पोजिशनिंग, तो अकॉर्डिंग टू दैट दे आर गोइंग टू शो यू द रिजल्ट्स कि भैया तुम्हारे नियर बाय एरिया में ये वाले हैं, है ना, इंडिया में ये वाले हैं। तो एआई इज लाइक इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट एंड अंडरस्टैंडिंग योर बिहेवियर, जो भी आप कर रहे हो उस पर बेस्ड है। ओके सर, अंडरस्टूड। और अभी तो सर ये इलॉन मस्क, न्यूरोलिंक है ना उसकी कंपनी, इलॉन मस्क की, वो अभी माइक्रोबायोनिक चिप निकालने वाली है। मतलब ब्रेन में अगर वो लगाए माइक्रोबायोनिक चिप तो हम लोग कुछ भी सीख सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। वैसा उन लोग का प्रोजेक्ट है। देखो यार, प्रोजेक्ट बहुत सारे होते हैं। अब एलन मस्क के साथ ये है कि ही इज वेरी, लेट्स से, सक्सेसफुल पर्सन, तो अगर वो या कुछ भी करेगा तो लोग उसको फॉलो करेंगे, है ना। इट्स नॉट लाइक सर, बट वो कड़ी मेहनत करते हैं। वो मतलब बोलते हैं ना 19-20 आवर्स तो पूरा लगा देते हैं फैक्ट्री में। नहीं, देखो, मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई आदमी इतना सक्सेसफुल हुआ है तो मेहनत से ही हुआ है, तो आई नो डाउट अबाउट इट। अगर कोई इतना, और उनका जो थिंकिंग है वो भी काफी अच्छा है ना, वेरी, लेट्स से, यू कैन से रिवॉल्यूशनरी थॉट्स हैं एलन मस्क के। फर्स्ट तो जब प्रिंसिपल। तुम्हारे जमाने में जो एलन मस्क है, हमारे जमाने में वो स्टीव जॉब्स हुआ करता था, ठीक है, या स्टीव जॉब्स के बारे में कहते थे। तो हर, मतलब एरा में हर 10 साल में जनरेशन चेंज होती है एंड पीपल, सम लेट्स से एक्सीलेंट माइंड विल कम। बट एक बात ये समझना है कि ये लोगों का काम ही यही है कि नई नई चीजें एक्सप्लोर करना, और ये 100 चीजें एक्सप्लोर करते हैं तब जाके 1-2 चीज में सक्सेसफुल होते हैं। तो अगर या एलन मस्क की आप कंपनी देखोगे तो पता नहीं उसने कितना कुछ कर रखा है। बीच में हाइपर लूप का बहुत चला था, बोला गया हाँ था सर, कि वो भाई, तो है ना। पेपाल से भी निकल गया था ना सर। हाँ,
नहीं, पेपाल मैं से भी एलन निकल गया मस्क था की कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ कि वो उसने क्या किया क्या नहीं, लेकिन हाइपरलूप का मतलब ये था कि एक मैग्नेटिक लेट्स से वो काइंड ऑफ वो बनाएगा, क्या कहते हैं, हाँ सर, प्रेशर मैंने डिफरेंस देखा था वो क्रिएट करेगा प्रोजेक्ट, एंड यस बिकॉज यस। ऑफ दैट है ना आपका कैप्सूल टाइप का कुछ रहेगा, क्या कहते हैं आपका। सर वो निकोला टेस्ला का वो नहीं हुआ ना सक्सेसफुल वो प्रोजेक्ट, वो डायरेक्ट करंट विदाउट वायर, वो वो कुछ इलेक्ट्रिसिटी। लोग कर रहे थे, मुझे देखो मुझे भी बहुत नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि नए नए रिवॉल्यूशनरी थॉट्स लगाने जरूरी है और उसी से कुछ नया आता है। ठीक है, तो अच्छी बात है, ऐसे लोग बढ़िया है, अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग भी कर सकते हो, राइट। देखो हम जिस एनवायरनमेंट में हैं वहां के आसपास देखो कि चीजें कैसी हो रही हैं और लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। जैसे मैं तुम्हें 2-3 एग्जांपल देता हूँ। आज से 10 साल या 5 साल पहले तक लोग 10 साल पहले तक लोग जोमेटो को नहीं जानते थे, और जोमेटो बहुत बड़ी कंपनी है। अगर देखा जाए तो जोमेटो ने कोई रिवॉल्यूशनरी चेंज नहीं ला दी है, जैसे एलन मस्क टाइप है, उसने कोई टेस्ला जैसी कंपनी नहीं खड़ी करी है। या इस कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल कि लोग खाना खाने जाते हैं, उनके हम रिव्यू देंगे। ठीक है, पहले वो रिव्यू लिखने को बोलता था लोगों को, फिर धीरे धीरे उसके लोगों से टाई अप हो गए, मतलब होटल से, तो अब रिव्यू के साथ साथ सीट भी बुक करने लग गया। फिर ये दूसरा काम था, सबसे पहले स्टार्ट हुआ था केवल रिव्यू देना। जोमेटो पे रिव्यू लिखते थे लोग, ठीक है, स्टार्टिंग में कि हम आज यहाँ खाना खाने गए, यहाँ पे ये खाना अच्छा है, ये अच्छा है। फिर उसने क्या किया, वहाँ पे बुकिंग करना स्टार्ट किया कि भाई आप प्री बुक्ड कर सकते हो होटल्स में जा जाके। फिर उसने डिलीवरी स्टार्ट की, मे बी आगे आगे कुछ और भी स्टार्ट कर दे, बट इन द 10 years दे बिकम ह्यूज। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिसियस का। आज से 4 साल पहले तक लिसियस ने किसी का नाम नहीं सुना था, लिसियस का एड सबने देखा है। क्या कर रहे हैं, है ना, फ्रेश मीट डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया में पहले पहले अगर देखा जाए तो मीट लोग कहीं से खरीदने जाते थे, नया उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखी, दे स्टार्टेड टू डू समथिंग। अभी देखो 4 या 5 साल में अभी क्या ग्रोथ है और कितना एक्सपेंड कर चुके हैं, सो राइट। सर मतलब मार्केट की नीड वो समझते हैं और वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। देखो नीड समझना, प्रोडक्ट बनाना, नीड समझना एक बात है और प्रोडक्ट बनाना अलग बात है। तो कई जगह पे आपको ये भी चाहिए होगा कि आपके पास एक ऐसी टीम हो, बिकॉज यू कैन नॉट डू एवरीथिंग। तो आपको यस जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको ये भी देखना है कि आप जिन लोगों के साथ बैठ रहे हो उठ रहे हो वो वर्थ इन्वेस्टिंग ए टाइम, क्योंकि वही आपके फ्यूचर पार्टनर हो सकते हैं जब आप किसी स्टार्टअप पे काम करोगे, राइट। तो क्या वो या तुम्हारे थॉट्स की रेस्पेक्ट करते हैं, क्या तुम जो सोच रहे हो वो उससे वो अलाइन होते हैं, केवल गेम नहीं, है ना। इफ यू आर यस सेइंग समथिंग पीपल रेस्पेक्ट यू और नॉट, बिकॉज जब तक रेस्पेक्ट और फ्रेंडशिप नहीं होती है तब तक अच्छे स्टार्टअप बनना और उसमें उनको सक्सेस करना डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज जब आप अकेले हो, राइट, आपको जैसे सोचो आपने आज, मान लो मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि आज मैंने एक दुकान खोली, लेट्स से, मैं तो स्टार्टअप की बात ही नहीं कर रहा, मैंने एक दुकान खोली, मैं उसमें काम कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं पहला बंदा हायर करूंगा और वही बंदा मेरा ट्रस्टवर्दी नहीं हो, वही बंदा काम चोरी कर रहा हो, वही बंदा मेरे फंड को वो कर रहा हो, चोरी कर रहा हो, तो क्या मेरी दुकान बड़ी होगी? नहीं ना, नहीं सर, नहीं। राइट। तो जब कंपनी थोड़ी बड़ी हो जाती है, उसका एक, हर कंपनी के सक्सेसफुल होने से पहले उसका एक क्लस्टर बनता है जिसमें 8-10 कोर बनता है, मतलब, है ना, जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनते हैं, है ना। वो शुरुआत में जो कोर बनता है 8-10 लोगों का, वो सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर वो अच्छा हो गया तो फिर आपकी कंपनी 100, 200, 500 लोग हो जाते हैं, फिर आगे वाले स्टेजेस बहुत आसान हो जाते हैं, क्योंकि फिर अच्छे अच्छे लोग जुड़ते चलते हैं, राइट। लेकिन जो यस सर। शुरुआत वाले 8-10 लोग होते हैं वही सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अगर इफ यू आर लेट्स से थिंकिंग अबाउट कि यार आई विल डू समथिंग इन योर लाइफ, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू इन्वेस्ट योर टाइम विद राइट पीपल, है ना। कॉलेज जाके केवल ऐसा ही नहीं है कि बस मस्ती करनी है, मस्ती के साथ साथ आपको ऐसे कांटेक्ट भी बनाने हैं, ऐसे लोग भी बनाने हैं जो आपकी रिस्पेक्ट करें, आपके थॉट्स की रिस्पेक्ट करें, आपसे ट्रस्ट बढ़ती यस सर। है ना। चलो फिर आज सर की क्लास। मेरा एक दोस्त है, हम्म। मेरा एक एकदम मतलब ट्रस्ट वर्दी दोस्त है। हम लोग दोनों ने एक ऐप बनाया था जिसमें स्टॉक्स दिखाते थे हम लोग, जो अभी मतलब बोलते ना जो अपडेटेड है स्टॉक्स, और जिसका शेयर वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम लोग ने वो बनाए थे ऐप। तो वो थोड़ा फ्लॉप हो गया, हम लोग ने बनाया था बट फिर फ्लॉप हो गया। तो मतलब हमारे दोनों के आइडियाज जो थे वो थोड़े डिफरेंट थे और उसकी वजह से फ्लॉप हो गया। कोई बात नहीं, ऐसी देखो ऐसी
जो आपने एफर्ट किए हैं, यही मैं कह रहा हूँ। इट्स जस्ट लाइक और फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट नहीं होती, फ्रेंडशिप के साथ साथ एक दूसरे के व्यूज के बारे में रेस्पेक्ट, एक दूसरे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड एनीवे अच्छी बात है ना, कौन सा मतलब तुमको बिलियनियर 15 साल पे तो नहीं बनना था ना, सो राइट, या 18 साल पे तो नहीं बनना था, राइट। ये सो व्हाट आई वुड से कि यार लगे रहो, करते रहो कुछ कुछ, अभी पहले पढ़ाई कर लो, है ना, कॉलेज में पहुंचोगे 4 साल मिलेंगे, अपनी अभी पर्सनालिटी को सर डेवलप हम लोग करना। दोनों प्लान कर रहे कि कुछ स्टडी बेस्ड प्लेटफॉर्म बना है जो नहीं नहीं प्ले कुछ स्टोर मत पे हम बनाओ, लोग अभी वर्क कोई कर प्लान मत करो, कुछ मत बनाओ। सकते। सर हाँ अभी ओके केवल सर। पढ़ लो, एक बार इंजीनियरिंग में पहुंच जाना, फिर उसके बाद जितने प्लान करना सब चलेगा, अभी बस पढ़ लो, अभी बस एक हाँ अच्छा ओके कॉलेज मिल सर। जाए, या ठीक है। हाँ ओके सर, थैंक यू। चलो ओके ठीक है, दैट्स इट, बाय बाय, सर टेक सर केयर। सर हाँ बोलो। सर पेज नंबर 130 पे कौन से क्वेश्चन कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड एक बार बता दो ना, उसके पेज अलावा सारे कर लूंगी फिर मैं, नंबर मुझे 130, बहुत सारे डाउट्स थे उसमें। पेज नंबर 130, ये वाले पे चलो, यस मिक्सर सर। कंटेन्स रेशियो ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, ये नहीं है, 26 नहीं है, 20 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, 31 भी नहीं है, 32 भी नहीं है, 33 भी नहीं है, 33 है पोलैरिटी, ठीक है, 33 छोड़ दो, 34 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, कुछ 8 नहीं है, एक ही क्वेश्चन है बस। सर मुझे उस पेज में 9 क्वेश्चंस नहीं आए। कोई बात नहीं, उसमें एक दो क्वेश्चन डिफिकल्ट भी है, जैसे ये वाला, एक एलिमेंट है, उसके 3 आइसोटोप है, परसेंटेज दे रखा है 90, एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है, परसेंटेज ऑफ 21 पूछा गया है, एक का 90 है तो दूसरे का मान लो x, तो तीसरे का 10 माइनस एक्स, क्योंकि तो टोटल क्या होगा 100, अब हो जाएगा। ऐसे वाला क्वेश्चन 30 समझ में आया, ये 90 है, टोटल यस कितना सर। होता है 100 होता है ना, तो एक हो गया x, एक हो गया 10 माइनस एक्स, और एवरेज मास इन्होंने 20.11 दे रखा है, सो यू विल सॉल्व, यू विल गेट द आंसर। पहला क्वेश्चन देख लो 31, रेशियो दे रखा है, और ये कह रहा है ये रेशियो जो है ना, एक मेटेरॉइड है उसमें ज्यादा है अर्थ के उससे, मतलब अर्थ पे जैसे मान लो ये 1 और ये 99 है, लेट्स से ये 1% है, ये 99% है, जो मेटेरॉइड आया उसमें 2% ये होगा, 98% ये हो गया, क्योंकि टोटल 100 ही रहने वाला है। तो अगर मान लो हैवियर कोई भी चीज बढ़, कोई भी, जैसे मान लो तुम्हारी क्लास में एक वेट एवरेज लिया जाए, और तुम्हारी क्लास में एक नया थोड़ा सा मोटा बच्चा आ जाए, तो बताओ तुम्हारी क्लास का वेट एवरेज बढ़ जाएगा, घट जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो ऑक्सीजन जो हैवियर है उस, अगर वो उसका परसेंटेज बढ़ेगा तो बताओ मास क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। 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 बस ये आंसर हो गया 31, ये तुम्हें नहीं समझ में आया होगा, लेकिन बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। बाकी क्वेश्चन मुझे इतने डिफिकल्ट लग नहीं रहे, एक आध दो और होंगे। ये क्ले वाला एक क्वेश्चन और है, ये मैं बता दूंगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, पार्शियली ड्राइड सर क्ले। मैं ट्राई करूंगी, अगर मुझे स्टिल नहीं आया तो मैं अगले क्लास में डाउट हाँ पूछ हाँ लूंगी। बिल्कुल ठीक है, तो भाई अभी क्या करना है फिर से, राइट, कुछ नहीं किया है, कल अपनी क्लास है या कल इंडिपेंडेंस डे है, क्लास है? सर टाइम टेबल में लेक्चर है, मगर पता नहीं छुट्टी है कि नहीं, इंडिपेंडेंस डे है तो। तो फिर लेक्चर ही हुआ है ठीक है, ठीक है चलो। सर मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, मैं टाइम मैनेज नहीं तो कर अभी पाई, कर लेना, बहुत ठीक सारे है। हो गए। सर उसमें अब डाउट होंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में पूछ हाँ लूंगी, या पूछ तो ग्रुप लो, में। ओके। कल लेकिन हम अगर क्लास करेंगे तो पढ़ाएंगे, है ना, एक दिन और दे रहे हैं आपको, एक दो दिन, नेक्स्ट सर टू अगर नेक्स्ट मंडे को क्लास। डाउट क्लास हुआ तो मैं उसमें पूछ लूंगी। ठीक है, गुड, ठीक है चलो फिर, बाय। केवल उसमें एक क्वेश्चन था मोलैरिटी वाला, 33 समथिंग, बस वही क्वेश्चन नहीं करना था, एक मिनट देख लेने दो, कौन सा क्वेश्चन था? 33 नहीं करना है, बाकी तो सारे हैं, देख लो ना, यहाँ पे जहाँ पे मोलैरिटी लिखा होगा ना वो वाले नहीं करने हैं, परसेंटेज का लेट्स से कंसंट्रेशन कुछ लिखा होगा वो नहीं करना। ठीक है, फाउंडेशन, बिल्डर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड डेडिकेटेड टू जेई मेन तक करना है।
और बहुत सारे डाउट आएंगे, आई अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो हम यहाँ बताएंगे, तभी प्रैक्टिस होगी थोड़ा, लेकिन थोड़ा गिव अप मत मारो, थोड़ा खुद से ट्राई करो, ठीक है। चलो।